नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई, जहां इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। प्रदेश में सरकारी या निजी भूमि से खनिज परिवहन से पहले रॉयल्टी के बराबर राशि जमा करनी होगी। इसके साथ भोपाल में गैस पीड़ित कल्याणी विधवाओं की 1,000 रुपये मासिक अतिरिक्त पेंशन देने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा नगरीय विकास एवं आवास विभाग के 5 प्रस्तावों पर मुहर लगी है और कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सभी तैयारियों पर चर्चा की गई है। तो शिवराज कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चर्चा की गई है। इसके अलावा गैस त्रासदी में जो महिलाएं विधवा हुई थी, उनकी पेंशन को बढ़ाने पर भी चर्चा की गई है। कैबिनेट की बैठक वल्लभ भवन में आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। भोपाल गैस त्रासदी में दिवंगत व्यक्तियों की जीवित विधवाओं के लिए सामाजिक पेंशन योजना के अतिरिक्त 1,000 रुपये पेंशन दिए जाने की स्वीकृति आज मध्य प्रदेश कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी दीपा श्रीवास्तव मेरे साथ लाइव जुड़ रही हैं। दीपा, एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। कोरोना के अलावा किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, एक बार दर्शकों को विस्तार से बताइए। जी संतोष, जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तो चर्चा हुई है, जिसके अंदर किस तरह से तीसरी लहर को आने से रोकना और यदि आती है तो उसके लिए क्या कुछ चीजों को करने की जरूरत है। जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार करने की बात मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कही गई थी, तो उस बारे में तो चर्चा हुई है। लेकिन इसके अलावा एक महत्वपूर्ण विषय जो कहा जा सकता है कि काफी लंबे समय से अटका हुआ था, जिसके अंदर हम देख पा रहे थे कि जब से ही तकरीबन 1 साल के ऊपर का समय हो चुका है, जब सीएम शिवराज सिंह चौहान की यानी कि बीजेपी की सरकार जो है वो एक बार वापस मध्य प्रदेश में बन चुकी है। इस सरकार के जब सरकार बनी थी तभी सीएम के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि जो पेंशन पहले विधवाओं को दी जाती थी, यानी जो गैस त्रासदी में जो कहा जाए कि जो महिलाएं जो विधवा हुई थी उनको सामाजिक जो पेंशन योजना है उसके तहत तो पेंशन दी जाती थी, लेकिन इसके अतिरिक्त जो पेंशन है उसमें 1,000 रुपए देने की बात सीएम के द्वारा तकरीबन 1 साल के ऊपर का समय हो चुका है कही गई थी। लेकिन अब जाकर उसे कहीं ना कहीं कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। हालांकि वित्त विभाग के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर सवालिया निशान खड़े किए गए थे। वित्त विभाग ने आपत्ति जताई थी इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन इसके बाद भी मुख्यमंत्री ने इस योजना को जो है एक बार लागू करने के बारे में विचार किया और अब कहीं ना कहीं हरी झंडी दिखा दी गई। और ये जो योजना है, यानी कि अब जो पेंशन विधवा जो है उन्हें 1,000 रुपए की पेंशन, अतिरिक्त पेंशन जो है वो मिल सकेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो गौण खनिज नियम जो है उनके अंतर्गत पहले जहां पर हम देख पाते थे कि दुगनी जो हमें देखना रॉयल्टी देनी पड़ती थी लोगों को, अब वो रॉयल्टी सिंगल रॉयल्टी जो है वो देनी होगी। लेकिन इसके लिए जो भी खनिज के लिए उसका जो परिवहन होता है उसके साथ ही आपको, यानी उसके बराबर का जो आपको रॉयल्टी है वो अब देना होगा। इसके अलावा हम देख पा रहे हैं कि हुडको द्वारा वित्त विकास निगम के लिए 200 करोड़ की गारंटी जो है वो दी गई है 6 माह की अवधि के लिए। तो ये वो सारे कहा जा सकता है कि संतोष बड़े फैसले हैं जो आज लिए गए हैं, या कहा जाए ये वो बड़े मुद्दे जिन पर आज कहीं न कहीं जाकर लंबे समय के बाद मुहर लग पाई है। जी, इसके अलावा इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स एवी रोड पर विभिन्न समाचार पत्रों को जो भूमि दी गई थी 2007 की दर पर फिर से वो आवंटित की जाएगी, इस पर भी मोहर लगी है। जी, निश्चित तौर पर समाज पत्र जो है समाचार पत्र जो है उन्हें संचालित करने के लिए कहीं ना कहीं एक बार कहा जाए कि जो पत्रकार है उनको कहीं ना कहीं जो सरकार है उनके द्वारा राहत दी गई है, क्योंकि इंदौर में जो वित्त विभाग की इंदौर में जो हम देख पा रहे हैं कि विकास प्राधिकरण में जो प्रेस कॉम्प्लेक्स को बनाया गया था उसके अंदर भी अब कहीं ना कहीं मोहर लगा दी गई है, जिसके अंदर 2007 से की जो दरें थी उन्हें वापस से लागू किया गया, जिससे कहीं ना कहीं जो समाचार पत्र है उनको संचालन करने में और कहीं ना कहीं वितरण में आसानी हो पाएगी। तो निश्चित तौर पर ये बात कही जा
सकती है कि आज की जो कैबिनेट बैठक थी संतोष, वो काफी ज्यादा सफल होती हुई नजर आई कि जो भी मुद्दों को रखा गया था उन सभी मुद्दों पर कहीं ना कहीं मोहर लग पाई है, जहां पर वित्त विभाग के द्वारा आपत्ति भी जताई गई, लेकिन उसके बाद भी सीएम की द्वारा कहे जाने पर सारे जो भी काजा मुद्दों को रखा गया था उन सभी पर मोहर लग पाई और कहीं ना कहीं जो तीसरी लहर की बात भी कही जा रही थी उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं चर्चा हुई है। और अब ये बात कही जा सकती है कि यदि तीसरी लहर आती है तो उसके लिए भी सरकार के द्वारा लगातार तैयारियां की जा रही हैं। दीपा, तीसरी लहर को लेकर चर्चा तो हुई है, लेकिन तैयारियां क्या हैं धरातल पर? जी, तैयारियों की यदि बात की जाए तो अभी तक मध्य प्रदेश के अंदर 25 लगभग जो हमें देखने को मिला था कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की काफी ज्यादा कमी जो है वो देखने को मिली थी, तो उसको देखते हुए 25 ऑक्सीजन प्लांट जो है वो अभी तक मध्य प्रदेश के अंदर लग चुके हैं और अभी आगे भी काम जारी है, जहां पर जितने भी प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेजेस हैं सभी को ये बात कही गई कि सभी को ऑक्सीजन के जो प्लांट्स है वो लगाने हैं। इसके अलावा पहले ही ये बात जो सीएम के द्वारा कही जा रही थी और अब रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है उसकी आपूर्ति हो सके। इसके अलावा जीनोम सिक्वेंसिंग जो होती है जिसके द्वारा कहीं ना कहीं जो वेरिएंट्स है, कोविड के वेरिएंट्स है, उनके बारे में पता लगाया जाता है, अब उसे मध्य प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं धरातल पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए जीनोम सिक्वेंसिंग जो है वो अब मध्य प्रदेश में ही हो, इसके लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके अलावा बबल आईसीयू जो है उसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि यदि कोविड के मामले कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा फैलते हैं तो उन्हें रोका जा सके, इसके भी प्रयास किए जा रहे हैं। और इसके साथ जिस तरह से संतोष ये बात कही जा रही थी कि बच्चों पर सबसे ज्यादा ये तीसरी लहर जो वो हानिकारक होगी, तो इसके लिए भी हालांकि सरकार लगातार दावे कर रही है कि हम पूरी तैयार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धरातल पे अगर मैं बात करूं तो बच्चों के लिए इतनी सुविधाएं अभी हमें देखने को नहीं मिलती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का जो सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है हमीदिया अस्पताल, वहां पर केवल और केवल 25 बेड का वार्ड जो है आईसीयू वार्ड वो बच्चों के लिए है, तो कहीं ना कहीं बच्चों के और सरकार को ध्यान देने की जरूरत है और निश्चित तौर पर उसको लेकर भी आज चर्चा हुई और ये बात कही जा सकती है कि आने वाले वक्त में बच्चों के लिए जो भी कहा जाए कि जो सुविधाएं मुहैया कराने की जरूरत है या अस्पतालों में जो सुविधाओं को बढ़ाने की जरूरत है वो सारी भी की जाएंगी। जी दीपा, वैक्सीनेशन को लेकर कोई बातचीत हुई है? क्योंकि वैक्सीनेशन की बात की जाए तो कई सेंटरों पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है मध्य प्रदेश में। इंदौर से भी इस तरह की खबरें आई हैं। जी संतोष, वैक्सीनेशन की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं टोटा जो है मध्य प्रदेश में लगातार बना हुआ है। जिस तरह से अभी हमारे तो आज कहा जाए कि जनतंत्र टीवी के माध्यम से भी ये खबर दिखाई गई है कि किस तरह से तकरीबन 3 दिनों तक मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का टोटा रहेगा। कल तक केवल और केवल 5,000 वैक्सीनेशन के जो डोजेस थे वो मध्य प्रदेश में उपलब्ध थे, अब कहीं ना कहीं वो भी खत्म हो गए हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए ताले लगे हुए हमें वैक्सीनेशन सेंटर्स पे नजर आ रहे हैं। जो उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा था वो उत्साह तो बरकरार है, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो मंत्री थे जो लगातार लोगों से अपील कर रहे थे वो अपीलें भी बंद हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का जो महाअभियान चलाने की बात कही जा रही थी वो भी अब ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इन सारी तस्वीरों को देखते हुए संतोष ये बात कही जा सकती है कि हालांकि सरकार के द्वारा अगर इस बात की जाए वैक्सीनेशन को तो कैबिनेट में उसको लेकर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन निश्चित तौर पर इस और चिंता व्यक्त करने की सरकार को इस वक्त जरूरत है, क्योंकि अभी भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर केवल और केवल 69% जो वैक्सीनेशन है वही हो पाया है। निश्चित तौर पर अभी भी वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि तीसरी लहर में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा कारगर होगी तो वो है वैक्सीनेशन। तो बहरहाल कैबिनेट में इस विषय को लेकर लगातार चर्चा नहीं हुई है, लेकिन निश्चित तौर पर इस विषय को लेकर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। जी दीपा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और विदेशों की तरह ही अब मध्य प्रदेश में भी महिलाएं कमर्शियल वाहन चलाती हुई नजर आएंगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित 12 आरटीओ में महिलाओं को कमर्शियल वाहन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग को लेकर आदिवासी महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में आदिवासी महिलाओं ने ट्रेनिंग लेने के लिए आवेदन किए हैं। किस तरह से महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ ही क्या कुछ ट्रेनिंग में का शुल्क होगा, इन सभी विषयों पर हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव ने परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से खास बातचीत की है। मध्य प्रदेश महिलाओं के लाइसेंस बनाने में तो अव्वल आ ही चुका है, रिकॉर्ड बन चुका है, लेकिन अब एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जहां पर महिलाओं को जो कमर्शियल गाड़ियां हैं वो भी चलाने की बात कही जा रही है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी उनसे बात करेंगे। सर, काफ़ी नवाचार जो किए हैं, कहीं ना कहीं कहा जाए परिवहन विभाग हमेशा महिलाओं को आगे करता हुआ नजर आया है। देखिए, महिलाओं के लिए हमने करीब 60,000 पिछली बार लाइसेंस दिए, छात्राओं के लिए, बच्चियों के लिए, और बहुत अच्छे परिणाम आए। हमने कॉलेजों में कैंप लगाया और कॉलेजों में बढ़ चढ़कर हमारी छात्राओं ने हिस्सा लिया। उसके बाद हमने ऐलान किया था कि इनके अलावा जो घर में महिलाएं बैठी हैं जो पढ़ चुकी हैं उनके लिए भी हम लाइसेंस फ्री देंगे। तो ये शुरुआत भी मध्य प्रदेश ने अकेले की। अब हमने तय किया है कि हम इनको व्हीकल भी सिखाएंगे, ट्रेनिंग भी फ्री देंगे। तो अभी महिलाएं आप देखते हैं स्कूटी चलाती हैं या 4 व्हीलर चलाती हैं, छोटा सा कार वगैरह। हम चाहते हैं कि वो बड़े व्हीकल भी चलाएं, पर हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। हमने ट्रेनिंग शुरू की,
लेकिन अब महिलाओं की तरफ से डिमांड आई है कि हम कार के अलावा हम बड़े वाहन भी चलाने के इच्छुक हैं। तो अब जो ट्रेनिंग हम देने जा रहे हैं उसमें बड़े व्हीकल की अगर इच्छुक महिलाएं हैं तो उनको बड़े व्हीकल भी हम। सर, आदिवासी महिलाओं को कहीं ना कहीं प्राथमिकता दी जा रही है। तकरीबन 300 महिलाओं के अभी तक नाम सामने आए हैं, 12 आरटीओ में सिखा रहे हैं। क्या लगता है कि कौन कौन से वाहन हैं जिन्हें से चलाएं? आदिवासी महिलाओं ने भी स्वयं मांग की, वहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों की मांग भी आई कि हमारी महिलाएं भी पाँव पे खड़े होना चाहती है और आदिवासी महिलाएं हमारी बड़ी ताकतवर महिलाएं होती हैं, वो तो किसी से डरती तो है ही नहीं। तो उन्होंने मांग की है कि हम खुद गाड़ी चलाएंगे और अपने आत्मनिर्भर बनाएंगे, तो हम उनको ट्रक की, बस की, एम्बुलेंस की गाड़ी सिखाएंगे और उनका सहयोग करेंगे और निःशुल्क खर्चा करेंगे। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे बीच में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब मध्य प्रदेश में महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास परिवहन विभाग के द्वारा किया जाएगा। कैमरा पर्सन अंकित के साथ दीपक श्रीवास्तव, जनतंत्र टीवी, भोपाल। और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा है, जहां इस पत्र में मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग उठाई गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को देश की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश की सुरक्षा के लिए भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया रायसेन पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद बैठक की और इस बैठक में समितियों में हो रहे भ्रष्टाचार रोकने, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर चर्चा की गई है। वहीं इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा है कि सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों के मामले में तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य के बाद मध्य प्रदेश ऐसा राज्य होगा जहां करीब 250 करोड़ की लागत से पूरे तरह कंप्यूटराइज्ड कराकर भ्रष्टाचार को 0% कर दिया जाएगा। वहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। होना चाहिए, मेरा स्पष्ट मत है, क्योंकि जैसे मैं अभी आपके बीच में बोल रहा था, 140 करोड़ का देश हो गया है। जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी पंथ का हो, चाहे वो किसी संप्रदाय का हो, तो जनसंख्या को नियंत्रण करेंगे तभी देश विकास की गति में बहुत आगे मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ेगा, ऐसा हमारा मत है। इसको नियंत्रण होना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग से सहकारिता विभाग बनाने के बाद इसकी जवाबदेही देश के गृह मंत्री अमित शाह को दी है। वहीं इस मामले में मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। साथ ही अरविंद भदौरिया ने कहा है कि जब देश के और प्रदेश के किसानों और नागरिकों को इसके माध्यम से स्वावलंबी बनाया जाएगा, अलग अलग क्षेत्रों में नए नए प्रयोग किए जाएंगे। आज़ादी के बाद भारत में एक कृषि के साथ रहता था सहकारिता, मालूम ही नहीं पड़ता था लोगों को कि केंद्र में कोई सहकारिता डिपार्टमेंट है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आपके माध्यम से हृदय से, तहे दिल से हम उनका धन्यवाद, आभार भी व्यक्त करते हैं कि भारत में सहकारिता डिपार्टमेंट अलग से बनाया गया और उसके जो मंत्री बनाए गए वो भी हिंदुस्तान के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी उसके मंत्री रहेंगे, मिनिस्टर रहेंगे। तो कई प्रकार के प्लान कर रहे हैं। सहकारिता एक रोजगार देने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, विभाग भी बहुत बड़ा है। हम लोग कई प्रकार की योजना कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने योजना किया था, माननीय सीएम साहब ने ट्वीट भी किया, आपने देखा भी होगा कि 30% माइनिंग में सहकारिता। तो क्या हुआ, अभी बड़े ठेकेदार आते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, पैसा प्रॉफिट ज़्यादा लेके चले जाते हैं और स्वाभाविक रूप से बिजनेस करते होंगे। लेकिन हमारा सोचना है कि अर्थ जो है ना, पैसा छोटे छोटे युवा बेरोजगारों के खाते में भी जाए। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान पार्ट 2 चल रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन अभियान पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। ऐसे में प्रदेश में 3 दिन तक अभियान के तहत टीका नहीं लग सकेगा। 3 दिन तक कोरोना की वैक्सीन अभियान के तहत नहीं लगेगी, लेकिन जिले में उपलब्ध स्टॉक से वैक्सीन लगा सकेंगे। इसको लेकर जिला टीकाकरण अधिकारी को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में करीब 5.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी है, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 करोड़ डोज ही लगे हैं और अभी लगभग 9 करोड़ डोज की जरूरत है। यानी कुल आबादी केवल 4% लोग ही पूरी तरह वैक्सीनेट हो पाए हैं। अगर केंद्र डिमांड पूरी करता है तो नवंबर तक 18+ आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेट हो जाएगी। अब देखना यह होगा कि वैक्सीन की कमी के चलते वैक्सीनेशन महाअभियान आखिरकार
कब तक पूरा हो पाएगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।